नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नरसिंह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां, शाम के 5:30 हो रहे हैं और नॉरसेट वैक्सीनेशन साइट पे नॉरसेट वैक्सीन बोले तो एनक्लेक्स वंडर के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डिंपल कुमारी, अमित पिलोडिया, पूजा सोगरवाल, जुगल पचोरी, अमृता यादव, दित्य भक्त भोले का सभी का हार्दिक स्वागत है। पारसमल जी ने, अनिल कुमार पलसानिया, पूनम वर्मा जी, ऐप पे पूनम वर्मा जी, अहमदाबाद, पूनम यादव बेटा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रविंदर सिंह, क्या बात है बेटा जी, रवि जिंगर, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा फटाफट ये आपके जो भी यार दोस्त नॉरसेट वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, नॉरसेट वैक्सीन के लिए उन्होंने पे कर रखा है, उनको मजबूर करें कि वो लाइव क्लास लें ताकि इंटरेस्ट आए क्लास लेने में उनको। चलेगा। अनिल कुमार पलसानिया जी कह रहे हैं कि सर प्रिय सर, आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। ये पावन अवसर आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। जी हाँ बेटा जी, अनिल कुमार पलसानिया, आपको और हमारे सामने मौजूद सभी स्टूडेंट को इसी प्रकार का आशीर्वाद है। गणपति बापा से हमारी ये दुआएं हैं कि आपको हमेशा खुश रखे, जहां भी रखे आबाद रखे बेटा जी। चलेगा। हार्दिक स्वागत है सभी का। राजेश कुशवाहा, शिवा, पूजा टोपो जी ने, फतेह सिंह, सभी का हार्दिक स्वागत है। अशोक जी है हमारे साथ में। चलेगा बेटा जी। देखिएगा, एक चीज छोटी सी, हल्की सी, छोटी सी शिकायत बोल सकता हूं कि एक जबरदस्त तरीके से स्टडी करवाई जा रही है। 6 तारीख से रेगुलर क्लासेस रन कर रही है और हम ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथियों को, जूनियर्स को, या जो कोई भी कोचिंग करना चाहता है ऑफलाइन ऑनलाइन, आप उन्हें प्लीज डू रिकमेंड, उन्हें रिकमेंड करें। याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से एक एक कंसेप्ट को समझाया जाता है, एक एक क्लास को मोतियों की तरह पिरोया जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास सेशन में। चलेगा। नॉरसेट वैक्सीन फर्स्ट एपिसोड 42 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा जी, देखिएगा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट नेक्स्ट, यानी नर्स को अगला क्या स्टेप करना चाहिए। पहले क्या हुआ है उसका पढ़ लेते हैं कि नर्स को अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो कंडीशन क्या देखिएगा, द नर्स इज एन एम्बुलेटरी केयर क्लीनिंग। एम्बुलेटरी केयर क्लीनिंग का मतलब होता है ऐसी केयर क्लीनिंग जो एक जगह स्थायी नहीं है, दैट इज नॉन एज एम्बुलेटरी केयर क्लीनिंग। टेक्स ए क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, बीपी लिया है, कौन से हाथ में लिया है, लेफ्ट आर्म में। जी हाँ, लेफ्ट आर्म में ब्लड प्रेशर लिया है। ये 200/118 mm ऑफ Hg है, 200/118 mm ऑफ Hg है। ये ब्लड प्रेशर नोट किया गया है। चलेगा, बिल्कुल, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट नेक्स्ट। अगर किसी पेशेंट का लेफ्ट आर्म में ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है तो आपका अगला एक्शन क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है बेटा कि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करें कि हाइपरटेंसिव हो रहा है जबरदस्त तरीके से, आप किडनी डिसऑर्डर की इंक्वायरी करें, आप राइट आर्म में ब्लड प्रेशर को चेक करें, या फिर आप सेम आर्म में 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के अंदर चेक करें। जवाब आने दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा बेटा जी। चलेगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मनीषा जांगीर जी, पूनम कुलरी, मनु बघेल, पवन धाकड़, पूनम वर्मा, नीतू कुमारी, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा। 4th डिग्री, जी हाँ 4th डिग्री हाइपरटेंशन में चला गया है। तनु जी ने, सनी कंडेला, स्वागत है बेटा आपका। सुबीता रणवा, सुनील चाहर, बोले का दीवाना, सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। अनुराधा राव जी सी कह रहे हैं, ऋतु फुलवारिया जी ए कह रहे हैं, मनोहर कुमारी जी ए कह रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। नीतू कुमारी डी कह रहे हैं, पूनम कुलहरी सी कह रहे हैं। चलेगा, वेरी गुड। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। चलेगा। ए, बी, सी और डी। पूजा सोगरवाली के फेवर में है, सुनील माहिच डी दे रहे हैं, प्रीतम कुमार जी सी है। इन्फॉर्म, जुगल पचौरी जी कह रहे हैं कि इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंसिव क्राइसिस। पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस से सफर कर रहा है, इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश। देखिए बेटा, क्लियर है, बिल्कुल। विकास वर्मा जी, विकास शर्मा जी भी कह रहे हैं, पूनम शर्मा जी सी कह रहे हैं, अहमदाबाद से राइट आंसर है। क्या बात है बेटा जी, जबरदस्त। ऐप पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, यूट्यूब पे काफी ऊपर है, जबकि ऐप के कमेंट्स में देख रहा हूं गुरु नरसिंह एकेडमी के ऐप पे जो लाइव क्लास रन कर रही है उससे बहुत जबरदस्त तरीके से सही कमेंट्स आ रहे हैं। चलेगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया, द राइट आंसर इज सी। जी हाँ,
राइट आंसर सी होगा भैया, सी। चेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म। देखिएगा क्या होता है बेटा जी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा आप सभी जानते हैं। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80। जी हाँ, 120/80 mm ऑफ Hg होती है, mm ऑफ Hg होती है बेटा जी, याद रखिएगा 120/80 mm ऑफ Hg होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर चला जाए, 140/90 से ऊपर चला जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, फटाफट बोलिएगा। ये कंडीशन कहलाएगी सर हाइपरटेंशन। बिल्कुल सही कहा, ये कंडीशन हाइपरटेंशन कहलाएगी। इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना आया है, इस पेशेंट का सर ब्लड प्रेशर आ रहा है 200/118, 200/118 आ रहा है। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस से बोले तो 4th डिग्री हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है बेटा जी। एक कंडीशन को जोर से याद रखिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जीट लग गया बेटा। सुनिएगा, जब आपने लेफ्ट आर्म में पेशेंट का ब्लड प्रेशर असेसमेंट किया तो ये इतना आया, क्या आप गारंटी दे सकते हैं क्या ये सही रीडिंग है? क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आई है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है पेशेंट के लेफ्ट हैंड में कोई दिक्कत हो, अरे हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है पहली बार में रीडिंग सही नहीं आई हो किसी वजह से। याद रखिएगा बेटा जी, अगर एक बार ऐसी एबनॉर्मल रीडिंग आती है किसी भी केस में, याद रखिएगा अगर किसी भी केस में आपके पास में कोई एबनॉर्मल रीडिंग आती है तो उसको पुख्ता करने के लिए आपको रीचेक करना पड़ेगा। यह कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी भी केस में, चाहे किडनी का केस हो, किसी भी बीमारी का केस हो, अगर किसी भी बीमारी में, याद रखिएगा, अगर किसी भी बीमारी में एबनॉर्मल रीडिंग आती है तो आपको रीचेक करना पड़ेगा। यह कंसेप्ट याद रखिएगा। क्लियर है? अगर लेफ्ट आर्म में किया गया था, लेफ्ट आर्म में ब्लड प्रेशर मापा गया था तो आपको लेफ्ट आर्म में ही दोबारा मापना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा। लेकिन दोनों के बीच में ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 2 मिनट्स की होनी चाहिए। अगर आपने एक हाथ पे ब्लड प्रेशर मेजर किया है तो उसी हाथ पे दोबारा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए 2 मिनट वेट करना पड़ेगा बेटा जी, याद रखिएगा। बिल्कुल 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। दूसरा देखिएगा, एबनॉर्मल रीडिंग आई तो आपने रीचेक किया लेकिन 2 मिनट का गैप रखा, प्लस इसके साथ में अब देखिएगा और क्या किया जाएगा, इसके साथ में आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अदर एक्सट्रीमिटी में ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। 2 मिनट वेट कौन करेगा? जी हां, 2 मिनट वेट कौन करेगा? तो अदर एक्सट्रीमिटी में चेक कर लो भैया, दूसरी एक्सट्रीमिटी में चेक कर लो। अब यहां ऑप्शन में देखिएगा, पहला कह रहा है कि डॉक्टर को नोटिफाई कराओ, बिल्कुल सही है, डॉक्टर को नोटिफाई करवाना पड़ेगा। इंक्वायर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ किडनी, जी हां, किडनी के केस में भी हाइपरटेंशन होता है, किडनी के केस में भी हाइपरटेंशन होता है तो आपको किडनी की प्रॉब्लम को भी रूल आउट करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। पेशेंट के ब्लड प्रेशर को राइट आर्म में चेक करना पड़ेगा, यस, और दोबारा रीचेक भी करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, लेकिन 30 सेकंड के अंदर अंदर नहीं करना पड़ेगा, आफ्टर 2 मिनट्स, याद रखिएगा 2 मिनट के बाद करना पड़ेगा, 2 मिनट्स के बाद करना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी होती है ये, दूसरी प्रायोरिटी होगी ये, तीसरी प्रायोरिटी होगी आपकी ये, और चौथी प्रायोरिटी होगी ये। इस ढंग से आपको क्वेश्चन को राइट आंसर में करना था। जी हाँ, कोई कोचिंग वाला होगा यहां डिसलाइक करके कंसेप्ट सीख रहा होगा, सचिन जी कह रहे हैं, हो सकता है बेटा जी, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग सीखें और बहुत अच्छे से कंसेप्ट प्रिपेयर हो ताकि नॉर्थ सेट क्लियर हो सभी का। ओके डियर, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। मनीषा जी इधर देखिएगा बेटा जी, हमेशा याद रखना, अगर आपका हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर रीडिंग गलत आ रही है तो पहली प्रायोरिटी होगी कि दूसरे हाथ में चेक कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसी हाथ में 2 मिनट के बाद चेक कर सकते हो। फिर आप डॉक्टर को नोटिफाई कीजिए, क्योंकि दूसरी बार भी एबनॉर्मल फाइंडिंग आई है। अगर दूसरी बार भी एबनॉर्मल फाइंडिंग आए तो आपको हमेशा डॉक्टर को नोटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, किडनी डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन कैसे हो जाता है ये बताइएगा। क्वेश्चन पूछा मैंने, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि किडनी डिसऑर्डर में, किडनी डिसऑर्डर्स में हाइपरटेंशन हो गया है। कैसे होगा किडनी डिसऑर्डर्स में हाइपरटेंशन? व्हाट विल बी द मैकेनिज्म? जवाब दीजिएगा। किडनी डिसऑर्डर्स में हाइपरटेंशन क्यों होगा? व्हाई? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि किडनी डिसऑर्डर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, क्यों बेटा जी, फटाफट बोलिएगा। अनिल जी कह रहे हैं पेशेंट सलट गया तो, बिल्कुल भैया। अगर डॉक्टर ने आया और उसने दोबारा चेक किया, रीडिंग गलत हुई तो
तो आपको कहेगा भैया तुम्हें रीडिंग लेने भी नहीं आती क्या? एक बार में नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल एक बार में आप नहीं देख सकते, आपको फटाफट फटाफट याद रखेगा, दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। जी हां, फटाफट बोलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रास सिस्टम, सचिन कुमार शर्मा कह रहे हैं रास सिस्टम तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता नहीं है बेटा सचिन। रास सिस्टम बीपी कम को नॉर्मल करता है। अगर किसी की ब्लड प्रेशर कम है तो उसको नॉर्मल करने का काम रास करेगा, तो रास सिस्टम काम आएगा। रेनिन, एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन सिस्टम जो भी है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बिल्कुल रास वाला सिस्टम तो नॉर्मल करता है। फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड लिखा जा रहा है, बिल्कुल चलेगा। तो दो कारण हो गए। पहला कारण तो हो गया फ्लूइड ओवरलोड कि भैया सर अगर किडनी की प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को एन्यूरिया हो जाएगा, यूरिन ही पैदा नहीं होगा, पेशेंट को एन्यूरिया हो जाएगा। एन्यूरिया हो जाएगा तो सारा फ्लूइड बॉडी में ही पड़ा रहेगा, फ्लूइड ओवरलोड से हाइपरटेंशन हो जाएगा। लेकिन अभी भी मुझे मेरा आंसर नहीं मिला, वाई। माना ये एक कारण हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कारण के लिए पूछा जा रहा है क्यों? बिल्कुल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा बेटा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जी हाँ, फ्लूइड रिटेंशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी आप, ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, एन्यूरिया हो गया है, यूरिन पैदा नहीं हो रहा है। एन्यूरिया का मतलब कितने से यूरिन कम निकलना? 100 ml से कम। जी हाँ, 100 ml पर डे से कम यूरिन निकलना क्या कहलाता है? एन्यूरिया कहलाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बताइए दूसरा कारण, वेटिंग फॉर योर कमेंट, फटा इतना टाइम नहीं है, फटाफट बोलेगा। जो मेन कारण है वो पूछना चाह रहा हूं, क्रिएटिनिन इंक्रीज होगी नहीं सपना सैनी जी? वो तो किडनी फेलियर में होगा, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा ये बताइएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन नहीं होंगे तो पानी रुक जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, ये तो बता चुके हैं, ये तो बता चुके हैं। लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस नहीं होगा, खत्म, चलेगा बेटा। राइट आंसर दे रहा हूं आपको, नहीं एड्रिनल ग्लैंड नहीं है। गौर से समझिएगा, इधर देखिएगा, राइट आंसर दे रहा हूं कि ये रही किडनी, और किडनी के टिश्यूज बहुत हार्मोन पैदा करते हैं, और उसमें से एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है बेटा जी क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। यस, किडनी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन करता है वेसोडाइलेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन करता है वेसोडाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करेगा, इस तरह ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके रखेगा। अगर किडनी फेल हो गई है, अगर किडनी की डिजीज हो गई है, याद रखेगा, अगर किडनी की डिजीज हो गई है, चाहे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो, किडनी फेलियर हो, अगर किडनी काम नहीं करेगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन पैदा नहीं होगा, वेसोडाइलेशन नहीं होगा, और वेसोडाइलेशन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ावा ही रह जाएगा, और पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा जी? हाइपरटेंशन हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोज होता है जिसकी वजह से किडनी फेलियर में, जिसकी वजह से किडनी फेलियर में हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि किडनी प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना पाती। प्रोस्टाग्लैंडिन इज ए पोटेंट वेसोडाइलेटर, ये बॉडी की ब्लड वेसल को डायलेट करता है। अगर किडनी फेल होगी तो प्रोस्टाडाइलेटर नहीं मिलेगा, बिल्कुल पूनम कुलरी बेटा, पीजी नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसलिए हाइपरटेंशन हो जाता है, याद रखिएगा। तो दो कारण निकल के आगे हमारे पास में, एक तो फ्लूइड का ओवरलोड हो जाना, और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन का नहीं बनना। इन दो वजह से ऐसा होता है। चलेगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं, फटाफट। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा मेरे को, फटाफट जवाब दीजिएगा कि व्हाट इज एमएपी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेट करके बताना है। एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर है 140/70, उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेट करके बताइएगा। हरिया फटाफट। यस सर, 4 हार्मोन सीक्रेट करता है। जी हाँ बिल्कुल, रेनिन करेगा, इरिथ्रोपोइटिन करेगा, पीजी करेगा, बिल्कुल थ्रोम्बोक्सिन A2 करेगा, ये 4 हार्मोन्स पैदा करेगा। बिल्कुल सही है चंद्रशेखर शर्मा बेटा। जी हाँ, फटाफट बोलिएगा। थैंक यू तनु जी ने, जवाब दीजिएगा डियर, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एक पेशेंट का सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ Hg, यहाँ 70 mm ऑफ Hg है, तो फटाफट बोलिएगा कि उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होगा। चलेगा चलेगा चलेगा। थैंक यू नीतू कुमारी, रोज नए कंसेप्ट मिल रहे हैं हमें, थैंक यू बेटा। बिल्कुल, 2 दीता प्लस सीता
अपॉन 3 कहां चला गया बेटा जी? पूजा सोगरवाल, अपॉन 3 कहां चला गया? क्या बात है, शाबाश, जवाब आने भी लग गए हैं। सुनील चाहर आपने नॉर्मल बता दिया बेटा, आपने नॉर्मल बताया सुनील चाहर। तनुजी ने मैंने यहां का पूछा था, यहां कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए पूछा था, आप नॉर्मल का बता रहे हैं कि 93.3 होगा, मैंने यहां पूछा था। देखिएगा बेटा, 2 दीता प्लस 1 सीता, कितनी लड़कियां हो गई? 2 दीता हो गई, 1 सीता हो गई, 3 गर्ल्स हो गई बेटा। इस सीक्वेंस से याद करना, ये होता है नॉर्मल एमएपी का फॉर्मूला। तो डायस्टोलिक को डबल कर लो, 72 या 140 प्लस ये 140, बिल्कुल सही का, अपॉन 3, जवाब आ गया। अरे क्या बात है, बिल्कुल वही आंसर आ गया, 280 फ्रॉम 3, तो बिल्कुल सही का, 93.33। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ गया। क्या बात है, जितना नॉर्मल होता है वही जवाब आएगा, बिल्कुल यही आया सर। जी हाँ सुनील सर, मैंने सोचा उल्टा सीधा हो गया था, यही आया बेटा, बिल्कुल। क्या बात है, मैंने एबनॉर्मल रेशियो लिखा लेकिन फिर भी राइट आंसर आया, एक्चुअली राइट आंसर आ गया, शाबाश भैया, बिल्कुल सही जा रहे हैं, 93.33, और यही नॉर्मल होता है, शाबाश, वेरी गुड। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो आपको कौन सी डाइट नहीं देनी है? सोडियम साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। द नर्स इज डेवलपिंग ए प्लान ऑफ केयर, नर्स प्लान ऑफ केयर बना रही है किसके लिए? फॉर ए क्लाइंट विथ ए डिसेक्टिंग एबनॉर्मल एओर्टिक एन्यूरिज्म। एक पेशेंट है जो कौन सी बीमारी से सफर कर रहा है? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म से सफर कर रहा है। जी हां, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म से सफर कर रहा है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड इन प्लान ऑफ केयर? साटा क्वेश्चन है। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के पेशेंट में आपको क्या क्या केयर बरतनी चाहिए? सबसे पहला, आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन चेक करते रहना चाहिए, आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन मॉनिटर करना चाहिए, आपको पेशेंट को बताना चाहिए कि एब्डोमिनल पेन होना नॉर्मल फाइंडिंग है, आपको पेशेंट को टर्न करके साइड से देखना चाहिए कि उसके पीठ पे कहीं इकाइमोसिस तो नहीं है, और आपको लास्ट में बोले तो डीप पाल्पेट करना चाहिए एब्डोमेन को, यह पता लगाने के लिए कि एन्यूरिज्म की साइज क्या है। जवाब आने दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। पूनम वर्मा बेटा 70 नहीं होगा, 93.33 होगा, नॉर्मल भी यही होता है, इस क्वेश्चन का भी यही आंसर था। चलिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, शाबाश भैया, वेरी गुड। ए बी, मैंने डिवाइड ही गलत कर दिया, सचिन कुमार जी ने कह रहे, कोई नहीं भैया, मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल बहुत जल्दी आने लग जाएगा, प्रैक्टिस करने से दुनिया का हर काम हो जाता है, प्रैक्टिस कीजिएगा। सुबिता रनवा जी कह रहे हैं कि ए बी होगा, क्या बात है, शाबाश भैया, और ए बी डी, ए बी सी ई होगा, वेरी गुड, फटाफट जवाब दीजिएगा, क्या बात है, जवाब आने दीजिएगा डियर। चलिए शाबाश, निशा लखरा जी कह रहे हैं ए बी सी, अनुराधा राव कह रहे हैं ए बी डी, पूनम कुलहरी कह रहे हैं ए बी डी, शाबाश भैया, वेरी गुड, ओके। विमल भारद्वाज जी ने ए बी डी बोला है। जी हाँ, राइट आंसर आपके शेयर में शेयर कर देता हूं, द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज डी। जी हाँ, ए बी डी राइट आंसर है, ए बी और डी, ए बी डी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट को समझिएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम देखिएगा डियर, द टॉपिक इज एन्यूरिज्म। जी हाँ, एन्यूरिज्म हो गया है। एन्यूरिज्म क्या होता है? सपोज कीजिएगा कि ये अगर कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल का एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है, यस, द एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल इज नोन एज ए एन्यूरिज्म। एबनॉर्मल डायलेशन हो जाना किसी ब्लड वेसल का एन्यूरिज्म कहलाएगा बेटा जी, ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। जी हाँ, अब गौर से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट बताओ, मैंने कहां हुआ है, ना एओर्टा में हुआ है या ब्रेन में हुआ है, कुछ नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म? एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट आने दीजिएगा। ए बी सी डी नहीं होगा बेटा, केवल ए बी डी होगा। सी क्यों नहीं होगा वो भी क्लियर करेंगे हम। ए बी डी होगा बेटा, सी क्यों नहीं होगा वो भी क्लियर करेंगे। जवाब दीजिएगा।
एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? जवाब आने दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल पूनम जी 1 2 4। विकास वर्मा जी क्या बात कर रहे हैं? मोस्ट कॉमन साइट एब्डोमेन है। दिलीप जी फिर लेट हो गए। एब्डोमेन 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 एब्डोमिनल ऐसे उठा बोटा जा रहा है, चलेगा, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। जी हाँ, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं आपसे, देखिएगा, दो तरह के एन्यूरिज्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहला पूछा जाएगा आपसे कि इंट्राक्रेनियल, तो आपको इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बोलनी है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म पूछा जाए तो आपको जवाब देना है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी नहीं, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी सबसे कॉमन जगह होती है जहां पे इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म पैदा होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्रेनियल, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, तो फिर आपका जवाब होगा एओर्टा। जी हाँ, यस, एओर्टा। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एओर्टा तो ऐसा होता है, ये एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। फटाफट बोलिएगा, साइट नंबर 1, साइट नंबर 2, साइट नंबर 3 या साइट नंबर 4। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एब्डोमिनल एओर्टा मोस्ट कॉमन साइट होता है? कौन सा एब्डोमिनल एओर्टा में सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? असेंडिंग एओर्टा में, आर्क ऑफ एओर्टा में, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा में या डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा में? 1 2 3 4 लोकेशन बताइएगा। अहमदाबाद जी जवाब दे रहे हैं कि 4 होगा सर, बिल्कुल। पूनम यादव भी 4 बोल रहे हैं, विकास शर्मा जी 4 बोल रहे हैं, शाबाश भैया, ऐप वाले जबरदस्त जा रहे हैं। सुनील 4, बिल्कुल, बेरी एन्यूरिज्म कहते हैं, बात सही है। पूनम जी कह रहे एओर्टा होगा, एओर्टा में कहां? दिलीप सिंह जी ने कहा कि डी होगा, डी होगा, डी होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मोस्ट कॉमन साइट होगी बेटा जी एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। एग्जामिनर आपको और कंफ्यूज करेगा, इस एब्डोमिनल एओर्टा से निकल गई है रीनल आर्टरी। अरे कौन सी आर्टरी निकल रही है? रीनल आर्टरी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी, सुप्रा रीनल या इंफ्रा रीनल, जवाब दीजिएगा, सुप्रा रीनल आर्टरी या इंफ्रा रीनल आर्टरी? रीनल आर्टरी जहां से निकलती है, तो बताइए यहां सबसे कॉमन एन्यूरिज्म होगा ए या फिर यहां सबसे कॉमन एन्यूरिज्म होगा बी? सुप्रा रीनल आर्टरी सबसे कॉमन होता है या इंफ्रा रीनल आर्टरी सबसे कॉमन होता है? एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपको ठोक पीट के तैयार कर दिया जाएगा। सबसे कॉमन जो साइट होती है बेटा वो इंफ्रा रीनल होती है, यस, जहां से रीनल आर्टरी निकलती है। रीनल आर्टरी के नीचे वाली सरफेस में सबसे कॉमन एब्डोमिनल एओर्टा होता है। जी हां, एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म बोला जाता है, ए एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन कोज डिक्लेयर करो, वेटिंग फॉर योर आंसर। मोस्ट कॉमन कोज डिक्लेयर कीजिएगा। मोस्ट कॉमन साइट तो हम पढ़ चुके हैं, आप मोस्ट कॉमन कोज आने दीजिएगा। मोस्ट कॉमन साइट होगी इंफ्रा रीनल आर्टरी। इंफ्रा रीनल आर्टरी जहां से निकलती है, रीनल आर्टरी जहां से निकलती है उसके नीचे सबसे कॉमन होगा। मोस्ट कॉमन कोज आने दीजिएगा, वेटिंग फॉर कमेंट्स। बिल्कुल भैया, इंफ्रा रीनल होगा, जी हाँ बिल्कुल। अहमदाबाद सुप्रा नहीं होगा बेटा, इंफ्रा होगा। पूनम यादव जी आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऐप वाले बच्चे धमाल मचा रहे हैं, चलेगा, फटाफट बोलिएगा। और ऐप पे तो लाइव चल रही है, आप लोग तो खैर हमसे 30 सेकंड पीछे चलते हैं यूट्यूब वाले, लेकिन ऐप वाले तो बिल्कुल सेकंड टू सेकंड लाइव चल रहे हैं, फटाफट बोलिएगा। रामवीर सिंह जी कह रहे हैं कि ये होगा। शुभम टेलर ने बिल्कुल सही कहा, मोस्ट कॉमन कोज होगा बेटा जी एथेरोस्क्लेरोसिस, यस। हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल वॉल, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल वॉल, ब्लड वेसल वॉल का हार्ड हो जाना, याद रखिएगा, वीक हो जाना, और उसकी वजह से, ठीक है। तो सो मोस्ट कॉमन कोज इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन कोज होगा, बिल्कुल सही जा रहे भैया। आपको फीचर क्या देखने को मिलेगा? क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? याद रखिएगा, ब्रूट साउंड एबनॉर्मल फ्रूट साउंड ऑस्कल्टेट होगी, एबनॉर्मल ब्रूट साउंड का ऑस्कल्टेशन होगा, एबनॉर्मल ब्रूट साउंड का ऑस्कल्टेशन होगा, और एक पल्सेटिंग मास फील होगा। अरे एक ऐसी बोल्ट जैसी फील होगी जिसमें पल्स आ रही होगी, यस, पल्सेटिंग मास फील होगा नियर अम्बलाइकस। अम्बराइकस के पास आपको
पल्स आते यानी एओर्टा चौड़ा हो गया है तो एओर्टा में धक 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 पल्स फील होगी, पल्सेटिंग मास फील होगा। और जब आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो कौन सी एबनॉर्मल साउंड पैदा होगी? ब्रूट साउंड पैदा होगी। बिल्कुल सही कहा, ट्रोमा मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है, याद रखिएगा। सुप्रारीनल आर्टरी ब्रांच ऑफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, कुछ कह रहे हैं सुनील चार जी, चलिएगा फटाफट। बिल्कुल बेटा, हमेशा याद रखिएगा। सो ब्रूट साउंड जो होगी वो सबसे कॉमनली ऑस्कल्टेट होगी और पल्सेटिंग मास मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर होगा बेटा जी। एक चीज और बताइएगा सर, इसको एओर्टा कब बोलेंगे? जब डायलेशन कितना हो जाएगा? अरे कितना डायलेशन होगा जब आप इसको एन्यूरिज्म बोलोगे? मेल में कितना डायलेशन होगा तब बोलोगे, और फीमेल में कितना डायलेशन होगा तब आप इसको एन्यूरिज्म बोलोगे। फटाफट जवाब आने दीजिएगा, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कब बोला जाएगा? फटाफट बोलेगा, याद रखिएगा बेटा जी। बिल्कुल सही है। अगर मेल में 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हो गया और फीमेल में 2.2 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ा हो गया एओर्टा, ये एओर्टा ऐसा था, अगर यहां से ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ा हो गया तो एन्यूरिज्म बोला जाएगा मेल में, और अगर फीमेल में ये यहां से 2.2 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ा हो गया तो एन्यूरिज्म बोला जाएगा, याद रखेगा। अगर ये 5.5 सेंटीमीटर से ज्यादा चला जाता है तो एकमात्र चारा क्या होता है? सर्जरी। ये पूछा जाता है कि डायमीटर कितना होने चाहिए एन्यूरिज्म कहलाने के लिए? इतना। सर्जरी कब करोगे? जब डायमीटर इतना बड़ा फैल जाएगा तब सर्जरी की जाएगी। जी हाँ, सर्जरी के लिए 5.5 सेंटीमीटर से ज्यादा एरिया होना चाहिए तब सर्जरी होगी, अदरवाइज सर्जरी को प्रिफर्ड नहीं किया जाता बेटा जी, ये याद रखिएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, क्या बात है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से आएगा। जब कभी भी एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाएगा तो जो ब्लड आएगा वो यहां अटक जाएगा, होल्ड कर जाएगा, तो यहां छोटे छोटे एम्बोलाई बन जाएंगे, माइक्रो एम्बोलाई बन जाएंगे, याद रखिएगा। छोटे छोटे एम्बोलाई बन जाएंगे। इसके बाद ये गई आपकी इलायक आर्टरीज। कौन सी आर्टरीज? इलायक आर्टरीज। और उससे निकलेगी फिर आपकी फीमोरल आर्टरीज, और लास्ट में जाके पैर के नीचे सोल्पो। जी हाँ, तलवे पे छोटे छोटे ये कौन अटक जाएंगे? एम्बुलस अटक जाएंगे, तो यहां तलवे पे छोटे छोटे पैचेज हो जाएंगे। इन पैचेज को कहा जाता है ट्रेस फुट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकने लायक है कि ट्रेस फुट क्या होता है। तो हम कहेंगे कि जब एओर्टा में एन्यूरिज्म होगा तो डायलेशन से ब्लड स्टेसिस होगा, वहां छोटे छोटे थ्रोम्बस एम्बुलस बन जाएंगे, फिर वो ब्लड के साथ फ्लो करते हुए इलाइक आर्टरी से होते हुए, फीमोरल आर्टरी से होते हुए पैर के सोल में जाएंगे और वहां कैपिलरीज में अटक जाएंगे, तो वहां का टिश्यू डेड हो जाएगा और वहां पैचेज बन जाएंगे। उन पैचेज को क्या कहा जाएगा? उन पैचेज को ट्रेस फूड कहा जाएगा बेटा जी, याद रखेगा। उन पैचेज को ट्रेस फूड कहा जाएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, ये याद रखेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है जिसे ट्रेस फूड कहा जाता है डियर, याद रखेगा। जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब गौर से अपने क्वेश्चन पे चलिएगा। अगर किसी को एओर्टिक एन्यूरिज्म है तो वो कभी भी क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताइएगा। अगर आपसे पूछे एओर्टिक एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वेटिंग फॉर योर आंसर, जवाब दीजिएगा बेटा। अकेला नहीं पचूंगा, आपसे भी उतनी ही मेहनत करवाऊंगा। बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अहमदाबाद, पूनम, फटाफट जवाब दीजिएगा। इधर से भी ऐप वाले सो गए क्या? फटाफट जवाब दो। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा डियर? जवाब आने दीजिएगा। व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? थैंक यू सुनील चार डियर, थैंक यू। रप्चर होगा, बिल्कुल सही कहा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा रप्चर। तो रप्चर का पता लगाने के लिए, जी हां, रप्चर का पता लगाने के लिए आपको ये सारे काम किए जाएंगे। जैसे ही रप्चर हो जाएगा तो पेरिफेरल सर्कुलेशन, पल्स वगैरह फील होनी बंद हो जाएगी। इसलिए आप बार बार पेरिफेरल सर्कुलेशन पैक करते रहोगे कि कहीं रप्चर तो नहीं हो गया है। अगर रप्चर हो जाएगा तो सारा ब्लड एब्डोमिनल कैविटी में गिर जाएगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। इसलिए आप एब्डोमिनल गर्थ को मेजर कर रहे हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को मेजर कर रहे हैं। एब्डोमिनल पेन नहीं होता, एक्सपेक्टेड नहीं होता। अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है इसका मतलब रप्चर हो गया, याद रखेगा। एब्डोमिनल पेन इज ए नॉट नॉर्मल फाइंडिंग। अगर किसी को एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है
और पेन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब एब्डोमिनल एन्यूरिज्म रप्चर हो गया। याद रखेगा, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना या फ्लैंक एरिया में पेन होना, ये इंडिकेट करता है कि एन्यूरिज्म रप्चर हो गया। याद रखेगा, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं है बेटा जी। चलेगा, जब ब्लीडिंग होगी तो सारा ब्लड कहां जमा होगा? सारा ब्लड फ्लैंक्स में जमा हो जाएगा, पीछे की तरफ जमा हो जाएगा और इकाइमोसिस हो जाएगा। उस इकाइमोसिस को देखने के लिए कि कहीं रप्चर तो नहीं हुआ, आपको पेशेंट को साइड करके देखना पड़ेगा। इकाइमोसिस कब होगा? जब रप्चर हो जाएगा। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रप्चर को बताता है, पल्स वीक हो जाना रप्चर को बताता है। डीप पाल्पेशन नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नहीं तो रप्चर हो जाएगा। याद रखेगा, आपको शैलो पाल्पेशन करना है, डीप पाल्पेशन नहीं करना। चलेगा, वो अब समझ आया, इकोइमोसिस चेक करेंगे। जी हाँ तनु जी ने जी बेटा, अदरवाइज रप्चर हो जाएगा, रप्चर पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, हीमोपेरिटोनियम हो जाएगा, हीमोपेरिटोनियम हो जाएगा। नॉर्मली नहीं होता, बिल्कुल साइड लेफ्ट साइड लाइन में। जी हाँ बेटा, याद रखेगा, लेफ्ट पेरिटोनियम में, लेफ्ट पेरिटोनियल सैक में ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, लेफ्ट पेरिटोनियल सैक में ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, लेफ्ट हीमोपेरिटोनियम होता है। ये आंसर क्लियर हो गया, वेरी गुड, शाबाश बेटा जी। चलेगा, इसी तरह के कंसेप्ट को हमें क्लियर करते जाना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट को देखते हैं, वो भी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। ए क्लाइंट हु हैज हैड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म सर्जरी, एक पेशेंट को एओर्टिक एन्यूरिज्म सर्जरी हुई है और रिपेयरिंग हुई है। कब रिपेयर होगी? जब डायमीटर 5.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। कितने दिन बीते हैं सर्जरी हुए? सर अभी एक ही दिन बीता है। और द नर्स परफॉर्म, नर्स क्या कर रही है? एब्डोमिनल असेसमेंट कर रही है इस पेशेंट का, इस पेशेंट का एब्डोमिनल असेसमेंट कर रही है और ये नोट करती है कि बावल साउंड एब्सेंट है, बावल साउंड एब्सेंट है। बताइए अगला एक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन? सर WBC भी इंक्रीज होगी ना? बिल्कुल होगी सुबीता रणवा जी, जी हाँ बिल्कुल होगी। सर इसमें कुछ अवॉइड भी करना होता है या याद नहीं आ रहा है? पवन धाकड़ कह रहे हैं बिल्कुल अवॉइड करते हैं बेटा जी, अवॉइड करते हैं। जी हाँ, अवॉइड किया जाता है वेट लिफ्टिंग वगैरह, सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह, गाड़ी ड्राइविंग वगैरह, ये सारी चीजें अवॉइड करनी होती है। 15 से 20 पाउंड वेट उठाना एलिजिबल है, 20 पाउंड से ज्यादा वेट नहीं उठाया जाता एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के केस में, अदरवाइज रप्चर हो जाता है। चलेगा, क्या बात है, थैंक यू डियर। अगला क्या कह रहा है देखिएगा, अगर एब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे हैं, बावल साउंड सुनाई नहीं दे रही है, तो आपका सही एक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एक्शन? अगला एक्शन पूछा है आपके सामने, ऑप्शन ये रहे, आप पेशेंट को खाना खिला दीजिएगा, आप एनजी ट्यूब को हटा दीजिएगा, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कीजिएगा तुरंत, और आप इस फाइंडिंग को डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिएगा और कंटिन्यूअस बाउल साउंड को असेस करते रहिएगा। चलेगा, क्या बात है। मार खाने के बाद जो नीला सा बन जाता है उसे इकाइमोसिस कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा जी। नितेश सोनी जी कह रहे हैं डी होगा, अहमदाबाद कह रहा है डी होगा, विकास शर्मा जी कह रहे हैं डी होगा, पूनम यादव कह रहे हैं डी होगा। क्या बात है, शाबाश, ऐप वालों ने झड़ी लगा दी है कि राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, डी 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 डी, वेरी गुड भैया। ये होप्स होगी, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बिल्कुल सही कहा। हमेशा याद रखिएगा बेटा जी, एक दिन सर्जरी को बीता है, एक दिन में बाउल साउंड नहीं आएगी, इट विल टेक 2 to 3 days। जी हाँ, 2 से 3 दिन लेगी बाउल साउंड रिटर्न होने में, तब तक ये नॉर्मल फाइंडिंग है। जब तक बावल साउंड नहीं आए खाना नहीं खिलाना है। अरे एनजी ट्यूब किस लिए? एनजी ट्यूब तो अगर एन्यूरिज्म को कहा तो फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए लगाई हुई है, उसे रिमूव नहीं करना है। ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करना है, आपको केवल डॉक्यूमेंटेशन करना है और लगातार बावल साउंड का असेसमेंट बाद में अगले दिनों में भी करना है, क्योंकि ये नॉर्मल फाइंडिंग है बेटा जी। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्या बात है, शाबाश। 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन लगेंगे इसको लौट के आने में। चलेगा, क्या बात है, बिल्कुल 48 घंटे के बाद रिटर्न होती है। जी हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है, यस सर, हो गया, बिल्कुल। गैग रिफ्लेक्स भी चेक करेंगे, बिल्कुल बेटा। गैग रिफ्लेक्स तो बहुत जल्दी लौट आता है, 8 से 10 घंटे बाद लौट आता है गैग रिफ्लेक्स। ओके डियर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स हैज प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट बीइंग डिस्चार्ज्ड। अरे पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है फ्रॉम द हॉस्पिटल टू होम,
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर भेजा जा रहा है आफ्टर एन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म सर्जरी, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिसेक्शन। जी हाँ, एओर्टा को जो एन्यूरिज्म है उसको काट दिया गया है, बाकी एओर्टा पे ग्राफ्ट लगा के वापस उसको सील दिया गया है। जी हाँ, अब बताइएगा, बिल्कुल प्रीतम कुमार जी ने पिछले क्वेश्चन का आंसर डी था। थोड़े लेट चल रहे हो, थोड़ा आगे आओ भैया, टाइम पे आओ, चलेगा। आपका यूट्यूब जो सेशन है थोड़ा लेट चल रहा है, एक बार उसको दोबारा लाइव करें। अब देखिएगा, द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इफ द क्लाइंट स्टेट दैट विच वुड बी एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी। कौन सा काम सही होगा सर्जरी होने के बाद पेशेंट में, कौन सा काम सही होगा? पहला ऑप्शन मूविंग द लॉन, लॉन की साफ सफाई करना, लॉन में निनाण करना, प्लेइंग ए गेम ऑफ 18 होल गोल्फ, गोल्फ का गेम खेलना, वो भी 18 होल वाला, यानी बहुत पूरे दिन चलने वाला। लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स अप टू 30 पाउंड, 30 पाउंड तक के यानी 15 किलो तक का वजन उठाना। और वॉकिंग एज टोलरेटेड, जितना हो उतना ही चलना, इंक्लूडिंग आउटडोर्स, यानी बहुत ज्यादा नहीं चलना है, जितना हो उतना ही चलना है, थकान होते ही बैठ जाना है। प्रियंका जी कह रहे हैं कि डी है, शाबाश। सी भी दिया है किन्होंने, और विकास वर्मा जी डी कह रहे हैं, शाबाश भैया, वेरी गुड, डी 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 जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, सचिन जी कह रहे हैं मजा आ गया, क्या बात है, थैंक यू रोशन यादव बेटा, थैंक यू डियर, थैंक यू। सनी कंडेला जी कह रहे हैं डी होगा, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, डी होगा, यस 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 यस, शाबाश, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, सभी का सही जा रहा है, किसी ने गलत नहीं दिया है, सभी डी दे रहे। जी हाँ, जब सर्जरी हुई है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की, तो आपको अवॉइड करना है हैवी एक्टिविटी को, लॉन में नहीं काम करना है, 18 होल वाला गेल्फ बहुत लंबा चलेगा, नहीं खेलना है, भारी वजन नहीं उठाना, 30 पाउंड, केवल 10 से 20 पाउंड अलाउड है, 10 से 20 पाउंड अलाउड है बेटा जी, याद रखेगा। बोले तो 5 से 10 किलो अलाउड होता है, 10 किलो से ज्यादा अलाउड नहीं होता। यस, मैक्सिमम 10 केजी, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो उठा सकता है, उससे ज्यादा वेट अलाउड नहीं है। तो केवल उसको घूमने फिरने की परमिशन होगी, जितना उसकी बॉडी टॉलरेट करती है उतना ही घूम फिर सकेगा, उससे ज्यादा उसको घूमने फिरने की परमिशन नहीं है बेटा जी, ये हमेशा याद रखिएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा, चलेगा, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, ये कह रहे हैं कि उसके एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म हो गया और उसका रिसेक्शन कर दिया गया, उसको काट के फेंक दिया गया, इसका मतलब सर्जरी की गई है। अरे क्या की गई है? सर्जरी की गई है। क्वेश्चन निकल के आएगा आपके सामने, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल प्रिपरेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। एक पेशेंट है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का, उसका सर्जरी होने वाला है, आपको सर्जरी से पहले उसके लिए कौन सा टेस्ट ऑफ चॉइस होगा, कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा? ऑप्शन ए जवाब आ गया कि सर एक्सरे होगा, ऑप्शन बी जवाब आया सर सीटी स्कैन होगा, सर एमआरआई होगा या एंडोस्कोपी होगा। राइट आंसर आने दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। कौन सा टेस्ट सर्जरी से पहले करवाया जाता है? फटाफट जवाब आने दीजिएगा बेटा जी, राइट आंसर आने दीजिएगा। जी हाँ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर प्लानिंग, प्रिपरेशन की जगह प्लानिंग भी कर सकते हैं, फॉर प्लानिंग ऑफ सर्जरी फॉर एओटी, बिल्कुल, फॉर सर्जरी प्लानिंग ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। देखिएगा क्या बात है, बिट्टू चौधरी जी थोड़े डी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं कि सर एंडोस्कोपी की जाएगी, एंडोस्कोपी। अहमदाबाद कह रहे बी, प्रियंका कह रहे हैं सीटी स्कैन बी, दीपक मालव कह रहे हैं बिल्कुल भैया, राय बिल्कुल, निशा लग रहा बिल्कुल सही जा रहे बेटा, सुनील माइच भी बी बोल रहे हैं, भगेश जी क्या बात है, शाबाश, राइट आंसर बी होगा। अगर एक्सरे से बात की जाए, अगर पूछा जाए कि सर्जरी से पहले प्लानिंग के लिए कौन सा टेस्ट सबसे अच्छा होगा, टेस्ट ऑफ चॉइस होगा, तो सर्जरी से पहले पेशेंट का सीटी स्कैन करवाया जाएगा, जिससे एक्चुअल लोकेशन पता चल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाया जाएगा। देखिए बेटा, अगर कहीं सीटी स्कैन लिखा आता है इसका मतलब वो नॉन कॉन्ट्रास्ट ही है, अगर कॉन्ट्रास्ट वाला होगा तो कॉन्ट्रास्ट सीटी लिखा होगा, नहीं, एमआरआई राइट आंसर नहीं है, द राइट आंसर इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन सबसे बेस्ट आंसर है। कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हो, याद रखना,
एब्डोमिनल कैविटी की मैक्सिमम बीमारियों के लिए टेस्ट ऑफ चॉइस होता है सीटी स्कैन। एब्डोमिनल सर्जरी के लिए प्लानिंग करने के लिए केस में मैक्सिमम टेस्ट ऑफ चॉइस होता है सीटी स्कैन। ये वर्ड याद रखेगा, सर्जरी से पहले भी सीटी स्कैन। जी हां, और बीमारियों का पता लगाने के लिए चाहे वो अपेंडिसाइटिस हो, पेरिटोनाइटिस हो, इन सब के लिए सीटी स्कैन करते हैं। पेंक्रियाटाइटिस हो, इन सब के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। चाहे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, सब सीटी स्कैन से डायग्नोस होती है। चलेगा डियर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए क्लाइंट हैज अंडरगॉन एंजियोप्लास्टी। अच्छा, ये क्वेश्चन बच गया था एंजियोप्लास्टी का। ए क्लाइंट हैज अंडरगॉन एंजियोप्लास्टी ऑफ इलियाक आर्टरी। एक पेशेंट की इलियाक आर्टरी की एंजियोप्लास्टी हुई है। विच टेक्निक शुड द नर्स परफॉर्म टू बेस्ट डिटेक्ट ब्लीडिंग फ्रॉम द एंजियोप्लास्टी इन द रीजन ऑफ इलियाक आर्टरी। एक पेशेंट है जिसकी इलियाक आर्टरी की एंजियोप्लास्टी हुई है, तो अब उस एंजियोप्लास्टी के बाद इलियाक आर्टरी वाले एरिया में, इलियाक आर्टरी वाले रीजन में ब्लीडिंग हो रही है। कैसे पता चलेगा कि इलियाक आर्टरी वाले रीजन में ब्लीडिंग हो रही है? फटाफट, जब आप पेरिफेरल पल्स को असेस करोगे, जब आप एब्डोमिनल गर्थ को असेस करोगे, जब आप पेशेंट को पूछोगे क्या उसे माइल्ड पेन हो रहा है, या जब आप ऑस्कल्टेट करोगे डोपलर डिवाइस से, सबसे बेस्ट क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल नितेश सोनी जी, क्या बात है, एक्सेप्टेड है। गुरुजी थैंक यू डियर, थैंक यू। पूनम शर्मा ए, विकास शर्मा बी, वेरी गुड। नितेश जी बी, क्या बात है, चलेगा। एंडोस्कोपी से तो रप्चर हो सकता है, एंडोस्कोपी बिल्कुल सही कहा भैया, और रप्चर हो सकता है। सर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी चेक करेंगे सीटी से, बिल्कुल। तनु जी ने, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। बी होगा, बी होगा, बी होगा। ब्लीडिंग हुई है, बिल्कुल सही है। अगर ब्लीडिंग हुई है इसका मतलब ब्लड कहां इकट्ठा होगा? एब्डोमिनल कैविटी में। सो योर राइट आंसर इज बी, बिल्कुल सही का। राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल। प्रियंका जी, दीपक मालव, सपना सेनी, जितने भी ऐप पे मौजूद हैं उन सभी का राइट आंसर आ रहा है कि एब्डोमिनल गर्थ को मेजर किया जाएगा। ये रहा हमारा डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से निकलेगी इलियाक आर्टरी, याद रखेगा। इससे फिर आपकी एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी, ऐसे करके निकलेगी, फिर फीमोरल आर्टरी वगैरह निकलेगी। आपने फीमोरल आर्टरी के थ्रू आपने कैथेटर को इंसर्ट किया था। ये पेशेंट का एब्डोमेन है और ये पेशेंट का यूं करके सेगमेंट है, याद रखेगा। यहां कर दीजिएगा, ऐसा सीन है। आपने फीमोरल आर्टरी के थ्रू कैथेटर को डाला था, फीमोरल आर्टरी से आप यूं गए और इलियाक आर्टरी में गए, और इस इलियाक आर्टरी में एंजियोप्लास्टी की थी बेटा जी आपने। अब ब्लीडिंग होगी अगर, तो यहां ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इस एरिया में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, यानी एब्डोमिनल गर्थ के द्वारा। जी हां, एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करके आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को एब्डोमेन में ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल, पल्स से भी डिटेक्ट करते हैं। जी हां, इन चारों से डिटेक्ट करते हैं बेटा। डिटेक्ट इन सब से किया जाएगा, इन चारों से डिटेक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा एक नर्स के लिए? नर्स के लिए डोपलर डिवाइस से पता करना पॉसिबल नहीं है। नर्स इन 3 तरीकों से पता करेगी, याद रखेगा। पल्स तो बहुत सारे केस होते हैं जिसमें भी एब्सेंट नजर आ जाती है। जरूरी नहीं कि ब्लीडिंग की वजह से पल्स एबनॉर्मल हो रही हो। पल्स एबनॉर्मल होने के बहुत कारण हो सकते हैं, इसलिए पर पल्स ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक कौन होगा? एब्डोमिनल गर्थ होगा, और माइल्ड पेन नहीं होगा, याद रखेगा। पेशेंट को सीवियर पेन होने लग जाएगा। माइल्ड पेन नहीं होगा, ब्लीडिंग होगी वहां तो पंचर होगा, तो सीवियर पेन होने लग जाएगा। यहां माइल्ड पेन लिखा है, एब्डोमिनल गर्थ इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे भैया आप, क्या बात है, थैंक यू, वेरी गुड, बिल्कुल सही है निशा बेटा, आपका बी राइट आंसर होगा। एंजियोप्लास्टी हम पढ़ चुके हैं, एंजियोप्लास्टी किसी भी ब्लड वेसल की जा सकती है बेटा जी। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बिल्कुल सही है दिलीप सिंह जी, बिल्कुल भी सही बता रहे हैं आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन विच, लास्ट लाइन पढ़िएगा, ऑन विच रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जी हां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क फैक्टर पूछा है, सीएडी का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज शुड द नर्स प्लेस प्रायोरिटी, यानी ऊपर ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर बताए गए हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के।
कौन से कोरोनरी आर्टरी डिजीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ये पूछा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 साल का बंदा है, 39 साल का बंदा है यानी एज, अरे यस और नो, कॉकेशियन क्लाइंट है यानी रेस, रेस बता दी गई, उसकी स्पीसीज बता दी गई है। 39 साल यानी एज बता दिया गया है, कॉकेशियन है यानी रेस बता दी गई है। विथ ए ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बताया गया है 152 से 92, इसका मतलब हाइपरटेंशन, इसका मतलब हाइपरटेंशन। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना आ रहा है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। चलेगा भैया जी, दोबारा लाइव आ गए हैं हम, ठीक है। नेटवर्क इश्यू था जिसकी वजह से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन वापस लाइव है आपके सामने। चलेगा, फटाफट 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 वापस लाइव आ जाएं, जवाब देने लग जाएं। जी हाँ, वी आर लाइव अगेन। फटाफट सारे वापस आ जाएं भैया। चलिएगा। अरे अब सर कैमरा बंद हो गया है, क्या हो गया सर जी? डियर, नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क चला गया था। अच्छे पे जुड़ी नहीं रहे। चलिए डियर, ठीक है, टेक्निकल इश्यू, अचानक नेट चला गया था इसलिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन दोबारा कनेक्ट हो गए हम। चलेगा। क्वेश्चन ने पूछा था आपसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जी हां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक पेशेंट अगर मौजूद है और उसमें ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो राइट आंसर आने दीजिएगा कि क्या जवाब होगा, ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिएगा। क्या बात है, फटाफट जवाब दीजिएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ओके हैं। बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा भैया, सचिन जी ने बिल्कुल यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा। चलेगा, आंसर आने दीजिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं डियर, कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट आंसर बिट्टू चौधरी जी कह रहे हैं बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, वेरी गुड। देखिएगा डियर, एक चीज आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही का, राइट आंसर 2 होगा, राइट आंसर बी होगा। कैसे होगा सर? हम सभी जानते हैं देयर इज ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कहीं से बनता है तो वो रिस्क फैक्टर से बनता है, वो रिस्क फैक्टर से बनता है। चाहे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, चाहे स्ट्रोक हो, यहां स्ट्रोक बोलो ब्रेन अटैक हो, चाहे एमआई हो, चाहे स्ट्रोक हो बेटा जी, ब्रेन अटैक हो, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर दो कैटेगरी के होते हैं बेटा जी, याद रखिएगा। एक होते हैं नॉन मॉडिफिएबल, एक होते हैं नॉन मॉडिफिएबल जिसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, और एक होते हैं मॉडिफिएबल जिसे में आप सुधार ला सकते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट की एज, अगर बोले कि एक 50 साल से उम्र का बंदा है, उसमें हार्ट अटैक जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप उसकी एज को कम नहीं कर पाएंगे, आप उसकी एज को कम नहीं कर पाएंगे डियर, याद रखिएगा। आप कभी भी एज को कम नहीं कर पाएंगे। 50 से ऊपर है तो वो रिस्क फैक्टर है, ये नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। रेस, जी हाँ रेस, अभी भी हमने कहा कॉकेशियन बेटा, कॉसेशियन, जी है याद रखेगा, ये रेस होगी बेटा जी, याद रखेगा, क्लियर है। अगर देखा जाए तो जेंडर, जेंडर सेक्स भैया जी, जेंडर हुआ, रेस हुआ, एज हुआ, ये सारी चीजें नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर होती है, इनमें हम कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। अब गौर से देखिएगा, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया है, उसकी बॉडी में लिपिड का लेवल हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज है यानी शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है, अगर किसी पेशेंट में हम बात करें ओबेसिटी है, मोटापा है, एक फीमेल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है, एक फीमेल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है, जी हां हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है, तो ये सारी चीजें बेटा जी याद रखिएगा मॉडिफिएबल होगा। ये सारे सिम्टम्स कौन से होंगे? सारे रिस्क फैक्टर क्या होंगे? मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर होंगे, ये सारे मॉडिफिएबल है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि विच रिस्क फैक्टर शुड द नर्स प्लेस प्रायोरिटी, नर्स कौन से रिस्क फैक्टर को प्रायोरिटी देगी? तो एक चीज तो क्लियर है, जिसे नर्स सुधार सकती है, यानी नर्स मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर को प्रायोरिटी देगी। नॉन मॉडिफिएबल का नर्स कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बंदा 40 साल का है यानी उम्र की बात है, नर्स उम्र से छेड़खानी नहीं कर सकती। बंदा कोकेशियन है, रेस का मामला है, नर्स रेस से, जाति से कुछ नहीं कर सकती। जी हां, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है यानी हाइपरटेंशन है, तो नर्स हाइपरटेंशन को टैकल करेगी। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा नहीं है, अगर बढ़ावा होता तो ये भी प्रायोरिटी आ जाता, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल फाइंडिंग है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हाइपरलिपिडीमिया हो ही नहीं रहा। अगर हाइपरलिपिडीमिया होता, यस, इफ देयर इज ए हाइपरलिपिडीमिया, उस केस में आप उसे मॉडिफाई करते, लेकिन यहां हाइपरलिपिडीमिया है ही नहीं। अगर ग्लूकोज इंटॉलरेंस बोले तो हाइपरग्लाइसीमिया होता, डायबिटीज होता, तो उसको टैकल किया जाता, लेकिन यहां हाइपरग्लाइसीमिया है ही नहीं, नॉर्मल फाइंडिंग है। बिल्कुल बेटा जी याद रखिएगा कि ग्लूकोज और ये आपका ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, इसलिए नर्स सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेगी? हाइपरटेंशन में करेगी। मॉडिफिएबल में आपका एक और जबरदस्त रिस्क फैक्टर होता है जिसे कहा जाता है स्मोकिंग। यस बेटा जी, इसे कभी मत भूलिएगा, ये तो भयंकर है, स्मोकिंग स्मोकिंग स्मोकिंग। क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। एक फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, एक फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, आप उसको एजुकेट कर रहे हैं दैट ए मोस्ट रिस्क फैक्टर फॉर दिस क्लाइंट इज, इस क्लाइंट के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होगा? एक फीमेल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन ए स्मोकिंग, उसके लिए स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, उसके लिए डायबिटीज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, उसके लिए हाइपरटेंशन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, या उसके लिए ओबेसिटी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होगा? क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि एक फीमेल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होगा? बिल्कुल बेटा हाइपरसिस्टीमिया भी होगा, बहुत सारे केस है ऐसे, मोर देन 200, फटाफट बोलिएगा। बिल्कुल 200 से ऊपर जाएगा तो रिस्क फैक्टर हो जाएगा, यहां 180 लिखा हुआ है।
फटाफट बताइएगा, एक फीमेल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है उसके लिए मोस्ट कॉमन क्या होगा? विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर होगा, हाइपरटेंशन होगा। पूनम शर्मा जी कह रहे हैं ए होगा सर, ए होगा, स्मोकिंग होगा। चलेगा, देखते हैं राइट आंसर क्या है। सुट्टा, बिल्कुल सही। पवन धाकड़ ने सही जवाब दे दिया। जी हाँ भैया, सोने पे सुहागे वाली बात होती है। अगर फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे रही है तो उसके लिए जहर का काम करेगा स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मोस्ट लीथल रिस्क फैक्टर regarding development of coronary artery disease if a patient is under oral contraceptive. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पीने वाली महिला को बीड़ी, चिलम, सिगरेट, हुक्का नहीं पीना चाहिए, याद रखेगा। चलेगा, बिल्कुल बेटा, ए इज द मोस्ट कॉमन। ए स्मोकिंग सबसे हायर लीथल रिस्क फैक्टर होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पैदा करवा देगा। ओके डियर, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है आपके सामने, सेम पैटर्न का। एक 24 साल की औरत है, 24 साल ओल्ड वुमेन है जिसकी एज 24 इयर्स है। एक फीमेल है जिसकी एज बेटा जी 24 इयर्स है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, उसके परिवार की हिस्ट्री रही है कि उन लोगों को हार्ट डिजीज होती है, एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह से सफर करते हैं। वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑफिस में आई है आस्किंग टू बिगिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और वो चाहती है कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ताकि बर्थ कंट्रोल करने के लिए। व्हाट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुड द नर्स आस्क? अब बताइएगा, नर्स उस बंदी से किस बारे में पूछेगा? वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चालू करना चाहती है तो कौन से टॉपिक की बात करेगा? बिल्कुल सही है, वही जो हमने पूछा था। एक बंदा कह रहा है गांजा भी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल भैया, कुछ भी नहीं पीना चाहिए। गर्ल है 24 ईयर। तनु जी ने बेटा जी, ओल्ड का मतलब होता है एज, याद रखना। ओल्ड का मतलब हर जगह बूढ़ा नहीं होता। आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, मैं 5 साल, यहां ओल्ड का मतलब एज होता है। तो एक 24 साल की ओल्ड वुमन है। अब राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही का राइट आंसर ए। स्मोकिंग थोड़ी देर पहले बताया था, स्मोकिंग जहर होता है। बिल्कुल। रेगुलर एक्सरसाइज तो अच्छी चाहिए, दिस इज ए गुड हैबिट। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट बहुत अच्छी हैबिट है। अल्टरनेट तरीके बर्थ कंट्रोल के, ये भी अच्छे तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होगी वो स्मोकिंग होगी। स्मोकिंग केस में जहर का काम करेगी बेटा जी। चलेगा, आज के लिए इतना ही। गुरु नरसिंह एकेडमी आपसे कल मुलाकात करेगी। आज रात को 9 से 10 वाला सेशन ऑफ रहेगा बेटा जी। रात को 9 से 10 अब अल्टरनेट होगा। जी हाँ, ऑफलाइन क्लासेस बहुत बढ़ गई हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सेशन क्लोज नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेट कर दिया गया है। एक दिन छोड़ के एक दिन 9 से 10 का सेशन होगा। ओबीजी के साथ बजट बुलाएंगे रात को 9 से 10, लेकिन अल्टरनेट कल हुआ था, आज नहीं होगा बेटा जी। आज ओबीजी की 9 से 10 वाले सेशन की छुट्टी रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कॉपर डी हार्मोनल है बेटा, नहीं दे सकते। ओके डियर, थैंक यू।